नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर के आए हैं सामान्य अध्ययन में भारत की राज्य व्यवस्था पार्ट 3, जिसमें कि विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से हम संसद के दोनों सदन और उनके पदाधिकारियों के विषय में जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है वह है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है। पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह होती है 30 वर्ष। अब बात करते हैं राज्यसभा के विषय में। तो राज्यसभा के विषय में बात करें तो राज्यसभा का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। अब बात करें अगर राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, तो राज्यसभा के 12 सदस्य जो कि संस्कृत, कला, विज्ञान या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में अभिन्न योगदान देते हैं, उनको जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के विषय में अगली बात। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वह कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। और जिसमें कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 245 जो है वर्तमान में सदस्य हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें कि 229 जो है राज्य क्षेत्र से आते हैं, 4 जो है संघ क्षेत्र से आते हैं और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। और वर्तमान सभापति कौन है, तो वो कौन है, श्री वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति के विषय में। तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं श्री हरिवंश। श्री हरिवंश जो है वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। आगे बात करते हैं राज्यसभा के महासचिव की। तो राज्यसभा के महासचिव कौन है, श्री देशदीपक वर्मा जी जो हैं वो राज्यसभा के महासचिव हैं। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और बाकी जो है राज्यसभा के विषय में हमने अन्य बातें कर ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है आपके राज्यसभा का सभापति, दूसरा ऑप्शन है संसद का वरिष्ठतम सदस्य, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है भारत का उपराष्ट्रपति। जो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब बात करते हैं संसद के संयुक्त अधिवेशन के विषय में। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन के विषय में अगर बात करें तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अच्छा, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन क्यों बुलाता है, तो तब बुलाता है जब किसी विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद होता है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के विषय में। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वो है ओम बिरला। और ये कहाँ से सांसद है, ये अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें बहुत अच्छी बात है, बाकी हम बता दे रहे हैं। ये जो है राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। अगर बात करते हैं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, यानी कि जो है प्रोटेम स्पीकर के विषय में। प्रोटेम स्पीकर वह पद होता है जो कि लोकसभा के सदस्यों को जो है शपथ दिलाने के लिए एक नया पद सृजित किया जाता है जब नई नई सरकार बनती है। तो प्रोटेम स्पीकर इस जो 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन बने थे, तो वो बने थे वीरेंद्र कुमार। ये नाम आप याद रखिएगा। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। वीरेंद्र कुमार जो है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो है ओम बिरला। और ओम बिरला कहाँ से सांसद हैं, तो वो सांसद हैं कोटा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो योजना आयोग की अगर बात करें तो योजना आयोग को पहली बात तो ये नीति आयोग में परिवर्तित किया जा चुका है। अब बात करते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो वो तो सब लोग जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो वह की गई थी 1 जनवरी 2015 को जो है वो नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं कौन, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार।
वो राजीव कुमार जो हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, नीति आयोग के CEO कौन है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये नाम आप याद रखिएगा, जो अमिताभ कांत हैं वो नीति आयोग के CEO यानी कि मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, और ये नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। अब बात करते हैं प्रश्न की। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन है आपके विपक्ष का नेता, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है लोकसभा सभापति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विपक्ष का नेता। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति के विषय में। तो लोक लेखा समिति के विषय में अगर बात करें तो इसमें इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य होते हैं 22, जिसमें कि 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और जो 7 सदस्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। अब बात करते हैं लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन? तो लोक लेखा समिति के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। ये नाम याद रखिएगा, अधीर रंजन चौधरी। ये करंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो और एक बात और कर लेते हैं कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिरला। तो इस प्रकार से हम एक क्वेश्चन के द्वारा कई चीज़ें सीख रहे हैं, और कई चीज़ें जो है जो कि प्रश्नों में जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनसे रिलेटेड कई चीज़ें सीख रहे हैं, और इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन पर कई टॉपिक्स क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके चुनाव आयोग, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संसद, और चौथा ऑप्शन है विधान सभाएं। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला जो सक्षम निकाय होता है वह होता है संसद। ठीक, और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। बाकी संसद में 2 सदन होते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है, निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। ये सब बातें हम पीछे कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 324 से 329 के अंतर्गत किया गया है, याद रखिएगा। और चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के विषय में। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के विषय में बताया गया है, और संसद के विषय में तो बात चल ही रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी व उच्च सदन है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद का स्थायी व उच्च सदन कौन सा है? वो है राज्यसभा। राज्यसभा के विषय में बात कर चुके हैं कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के विषय में बताया गया है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में 238 सदस्य हैं, और क्षमा चाहते हैं, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें कि 229 राज्य क्षेत्र, 4 जो है संघ क्षेत्र, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में सभापति कौन है? तो वेंकैया नायडू हैं। इन सब विषयों में बात कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघ सरकार का निम्न सदन कौन सा होता है? तो जो उच्च सदन होता है वह लोकसभा होता है, तो निम्न सदन जो उच्च सदन होता है वह राज्यसभा होता है, और निम्न सदन कौन सा होता है? तो वह लोकसभा होता है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं लोकसभा के विषय में। राज्यसभा के विषय में बात कर चुके हैं, अब लोकसभा के विषय में बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम सीटें होती हैं, कुल सदस्य संख्या वह कितनी होती है? 552 होती है। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह कितनी है? 545 है। कुल कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? 545 है, जिसमें कि 530 जो होते हैं वो राज्य क्षेत्रों से आते हैं, और 545 में जो 530 होते हैं वो राज्य क्षेत्रों से आते हैं। 13 जो होते हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, और दो जो होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। जब राष्ट्रपति को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रभुत्व जो है संसद में पर्याप्त नहीं है, तो वह 2 सदस्यों को लोकसभा सदस्य नियुक्त करता है। बाकी जो सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है कि वे लोग जिनकी आयु जो है 18 वर्ष है या उससे अधिक है, तो वो चुनाव में पार्टिसिपेट करके जो लोकसभा सदस्यों को चुन सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और कर लें कि जो 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन
इसमें जो है वो वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु जो है 21 से घटा करके 18 की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? लोकसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा सभापति। तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर ये पूछा जाए कि किसकी पूर्व अनुमति से धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने वाला व्यक्ति होता है लोकसभा अध्यक्ष, और यह जो धन विधेयक होता है यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक का वर्णन किया गया है। अगली बात करें तो धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। धन विधेयक जो होता है लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, राज्यसभा को विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा केवल उसको 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। 14 दिनों के बाद राज्यसभा को लौटाना ही पड़ता है, अगर वह नहीं लौटाती है तो विधेयक पारित माना जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आपके हुकुमदेव सिंह, दूसरा ऑप्शन है बलीराम भगत, तीसरा ऑप्शन है रवि राय और चौथा ऑप्शन है जीवी मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जो था वो थे जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो पहली लोकसभा के जो उपाध्यक्ष थे वह थे अनंत शयनम अयंगर, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके धन विधेयक, दूसरा ऑप्शन है संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा ऑप्शन है साधारण विधेयक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो संयुक्त अधिवेशन की अगर बात की जाए तो संयुक्त अधिवेशन जो है केवल साधारण विधेयक के लिए बुलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पारित कराना आवश्यक होता है। धन विधेयक जो है उसको केवल लोकसभा में पारित कराना आवश्यक होता है, इसलिए राज्यसभा की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की भी आवश्यकता नहीं। अगर संविधान संशोधन विधेयक की बात की जाए तो संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अलग अलग पास कराना आवश्यक होता है। जब अलग अलग पास कराना आवश्यक होगा तो संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं होगी, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि साधारण विधेयक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है आपके मीरा कुमार, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा महाजन, तीसरा ऑप्शन है सुषमा स्वराज और चौथा ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा? मीरा कुमार। मीरा कुमार जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर दूसरी महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थी? सुमित्रा महाजन थी। मीरा कुमार जो थी वो कांग्रेस से सांसद थी। आगे बात करते हैं, शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन है आपके प्रश्नकाल से पहले का समय, दूसरा ऑप्शन है सत्र का पहला घंटा, तीसरा ऑप्शन है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, चौथा ऑप्शन है जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, यानी कि शून्यकाल जो होता है वह प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसद और संविधान साधन नहीं है। पहला ऑप्शन है विधिक न्याय के, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक न्याय के, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक न्याय के और चौथा ऑप्शन है सामाजिक न्याय के। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विधिक न्याय। संसद जो है वो आपको आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय ये तीनों प्रकार के न्याय प्रदान करा सकती है, लेकिन विधिक न्याय प्रदान नहीं करा सकती। क्यों नहीं प्रदान करा सकती? क्योंकि विधिक न्याय के लिए जो है वह होता है न्यायपालिका,
और न्यायपालिका जो है वह एक स्वतंत्र चर है, वह संसद के अधीन नहीं हो सकती है। इसका मतलब जो है बी सी डी ये तीनों ऑप्शन जो है ये संसद के अधीन होते हैं, लेकिन जो ए जो है वह न्यायपालिका द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि विधिक न्याय के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा उपाध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद जो होती है वह प्रधानमंत्री के अधीन होती है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के विषय में। तो मंत्रिपरिषद के विषय में अगर बात करें तो अनुच्छेद जो है 14 क्षमा चाहते हैं अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई है, और अनुच्छेद 75 में जो है वह प्रधानमंत्री की बात कही गई है। दूसरी बात करें तो मंत्रिपरिषद जो होती है वह पूर्ण रूपेण प्रधानमंत्री के अधीन होती है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिपरिषद भी बर्खास्त हो जाती है, हर एक मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ता है। एक बात और, अगर बात आ गई इस्तीफे की, तो इस्तीफे की अगर बात आ गई है तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपना इस्तीफा किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष जो अपना इस्तीफा होता है वह किसको देता है, राष्ट्रपति, क्षमा चाहते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष जो होता है वो अपना इस्तीफा किसको देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। एक बार फिर से बात करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा उपाध्यक्ष को, और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगर बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है और उसी को संबोधित करता है। प्रधानमंत्री जो अपना इस्तीफा होता है वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है, राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा इस्तीफे से संबंधित, क्योंकि इनसे भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है धन विधेयक किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन है आपके लोकसभा, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, और चौथा ऑप्शन है मंत्रिमंडल। धन विधेयक के विषय में बात कर चुके हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संविधान में अनुच्छेद 110 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए वित्त विधेयक से, दूसरा ऑप्शन है धन विधेयक से, तीसरा ऑप्शन है वार्षिक वित्तीय विवरण से, और चौथा ऑप्शन है आकस्मिक निधि से। तो अनुच्छेद 110 जो है वह किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है धन विधेयक से, यानी कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, धन विधेयक से। अगर वित्त विधेयक की बात की जाए तो वित्त विधेयक जो है वह अनुच्छेद 117 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 117 जो है वित्त विधेयक से संबंधित है। अगर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाए तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बजट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में वार्षिक वित्तीय विवरण की जगह बजट लिखा हो तब भी अनुच्छेद 112 ही लिखा जाएगा। अगर आकस्मिक निधि की बात की जाए तो आकस्मिक निधि का जो वर्णन किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 267 में। और आकस्मिक निधि की स्थापना कब की गई थी, तो आकस्मिक निधि की स्थापना की गई थी 1950 में। अगर संचित निधि की बात की जाए तो संचित निधि का वर्णन किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 266 में जो है संचित निधि का वर्णन किया गया है। और इसकी भी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी भी स्थापना की गई थी वर्ष 1950 में। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव थी। पहला ऑप्शन है BS रामा देवी, दूसरा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, तीसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा BS रामा देवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, वह थी BS रामा देवी। अगर सुचेता कृपलानी की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला CM थी, और किस राज्य की बनी थी, तो UP की बनी थी। अगर बात करें सरोजनी नायडू की, तो किसी राज्य की बनने वाली पहली महिला जो राज्यपाल थी वह थी सरोजनी नायडू, और यह भी जो है UP की ही राज्यपाल बनी थी। अगर बात करें लक्ष्मी सहगल की, तो लक्ष्मी सहगल जो है वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। ये वह पहली महिला थी जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन के विषय में हमने बात कर ली। तो इस प्रकार और सही उत्तर क्या हो जाएगा, BS रामा देवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे
जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया। ऑप्शन है आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, दूसरा ऑप्शन है हीरालाल जेकानिया, तीसरा ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला और चौथा ऑप्शन है बीजी खरे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव के तहत इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और अगर बीजी खरे की बात की जाए तो बीजी खरे जो थे प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये बातें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन है आपके 2 महीने, दूसरा ऑप्शन है 3 महीने, तीसरा ऑप्शन है 6 महीने और चौथा ऑप्शन है 9 महीने। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। मतलब कि संसद के 2 सदनों के मध्य जो है 6 महीने से अधिक का जो समय जो गैपिंग नहीं होनी चाहिए और एक सत्र में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास के प्रस्ताव के मध्य अंतर की बात की गई है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? 6 महीने होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहीं पर अपनी जो प्रश्न श्रृंखला है उसको विराम देते हैं। अगले जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें भी संसद के विषय में बात की जाएगी। अभ्यास प्रश्न का आज अभ्यास प्रश्न नहीं लिया गया है। अगले वीडियो में पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न और अगले वीडियो के लिए अभ्यास प्रश्न की बात की जाएगी। धन्यवाद।